नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो विषय है सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र, और जिस टॉपिक पर लेसन प्लान बनाना है वह है जन संघर्ष और आंदोलन। ये क्लास 10th के लिए है। और अगर और भी लेसन प्लान आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको लेसन प्लान की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए मिल जाएगी। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लेसन प्लान यानी पाठ योजना आप जब भी बनाना स्टार्ट करें अपने रजिस्टर की लेफ्ट पेज से इसकी शुरुआत करें। सबसे पहले लिखें विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपको पढ़ाने के लिए जाना है। फिर अपना नाम लिखेंगे, फिर आपका रोल नंबर क्या है वो लिखेंगे। विषय हो जाएगा सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र, यहाँ पर हो जाएगा प्रकरण यानी कि जो टॉपिक मिला है लेसन प्लान के लिए आपको, तो यहाँ पर हो जाएगा जन संघर्ष और आंदोलन। किस क्लास के लिए है तो 10th क्लास के लिए। कितने समय तक आपको पढ़ाना है तो जो क्लासेस होती हैं 35 या 40 मिनट की होती है, तो उसके अनुसार आप लिखेंगे। किस घंटे में पढ़ाने के लिए मिला है और डेट क्या है और आपका सत्र कौन सा चल रहा है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। उसके अंतर्गत हम 5 पॉइंट लिखेंगे जो कि हमारा विषय से संबंधित उद्देश्य होते हैं। विषय है हमारा नागरिक शास्त्र। सिविक्स के अंतर्गत अगर और भी आप लेसन प्लान बनाते हैं अदर टॉपिक पे, तो जो सामान्य उद्देश्य के पॉइंट है वो सेम वहाँ पर डाल सकते हैं। जबकि विशिष्ट उद्देश्य में आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि विशिष्ट उद्देश्य होते हैं जो वो प्रकरण से संबंधित उद्देश्य होते हैं। तो सबसे पहले सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत पॉइंट देखेंगे। पहला है छात्रों में नागरिक शास्त्र विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों में देश प्रेम की भावना का विकास करना। तीसरा है छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा है छात्रों की दृष्टिकोण में व्यापकता का विकास करना। और पांचवा है छात्रों की तार्किक शक्तियों का विकास करना। फिर उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। इसके अंतर्गत हम प्रकरण से संबंधित उद्देश्य को लिखेंगे। प्रकरण है जन संघर्ष और आंदोलन। तो इसके अंतर्गत हम 5 पॉइंट लिखेंगे। पहला है छात्र जन संघर्ष और आंदोलन के बारे में जान सकेंगे। दूसरा है छात्र जन संघर्ष और आंदोलन से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। तीसरा है छात्र जन संघर्ष और आंदोलन के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। चौथा है छात्र जन संघर्ष और आंदोलन से संबंधित विषय को चार्ट पेपर द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। और पांचवा है छात्रों में जन संघर्ष और आंदोलन से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। अब उसके बाद हम राइट पेज में आएंगे। यहाँ पर लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि पढ़ाने के समय आप किन किन सामग्री का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा चौक, डस्टर, मॉडल, चार्ट, संकेतक और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। किस विधि का प्रयोग करेंगे तो व्याख्यान सह प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में हो जाएगा छात्र जन संघर्ष और आंदोलन के बारे में यानी कि इस प्रकरण के बारे में पहले से थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं। वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा छात्र अध्यापक या अध्यापिका जो भी है अपनी सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद प्रस्तावना का पॉइंट आएगा। प्रस्तावना में हम देखेंगे यहाँ पर 2 कॉलम बनेंगे। एक छात्र अध्यापक या अध्यापिका कथन और दूसरा छात्र संभावित उत्तर। इसमें प्रश्न की संख्या आप 4 या 5 रख सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि लास्ट प्रश्न जो अंतिम प्रश्न है उसमें आपका टॉपिक निकल कर आना चाहिए। तो ये प्रश्न जो है छात्र अध्यापक या अध्यापिका जो है क्लासरूम में बच्चों से करते हैं, और प्रश्न और उत्तर जो है दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जिस तरह से आंसर आता है प्रश्न का, यानी कि आंसर बच्चे बिल्कुल सही दें, उसी से अगले प्रश्न का निर्माण किया जाता है। प्रश्न है छात्रों हम लोग किस देश में रहते हैं, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है भारत देश में। दूसरा प्रश्न है भारत कैसा देश है, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है लोकतांत्रिक देश है। तीसरा प्रश्न है लोकतंत्र में नागरिकों को किस तरह की स्वतंत्रता प्राप्त है, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। चौथा प्रश्न है जनता अपने विचारों को सरकार तक पहुंचाने के लिए क्या करती है, तो जब सरकार जनता के विचारों को नहीं सुनती है तो जनता क्या करती है, जन संघर्ष और आंदोलन। पांचवा प्रश्न है
जन संघर्ष और आंदोलन के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। तो यहाँ पर छात्र अच्छे से नहीं बता पाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर समस्यात्मक लिखेंगे और हम देख सकते हैं कि हमारा टॉपिक जो है वो बिल्कुल निकल कर आ चुका है, जिस टॉपिक को हम पढ़ाने वाले हैं। फिर उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में हो जाएगा जो टॉपिक है आपका जन संघर्ष और आंदोलन, और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा आज हम लोग जन संघर्ष और आंदोलन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम आएंगे अगले पेज में, जिसमें दोनों साइड का पेज यूज करेंगे, जो कि सारा पॉइंट प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आता है। इसमें 4 कॉलम बनेगा। एक कॉलम शिक्षण बिंदु यानी कि चैप्टर से आप पॉइंट को उठाएंगे, और दूसरा छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता, जिस पॉइंट को आप एक्सप्लेन करेंगे उसको दूसरे कॉलम में लिखेंगे, यानी कि बच्चों को जो पॉइंट को समझाएंगे एक्सप्लेन करेंगे उनके सामने वो दूसरे कॉलम में लिखना है। और तीसरा है छात्र क्रियाशीलन, यानी कि क्लासरूम में छात्रों का व्यवहार किस तरह का रहेगा, किस तरह से आंसर करेंगे उसको यहाँ पर लिखना है। और चौथा है श्याम पट्ट कार्य, यानी जिस तरह से आप क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो बच्चों को समझाने के लिए ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं आप, तो उसी तरह से आपको यहाँ पर लिखना है जिस तरह से आप ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं वहाँ बच्चों को समझाने के लिए। और आप चाहे तो चौथे कॉलम में ब्लैक चार्ट पेपर यूज कर सकते हैं। शिक्षण बिंदु के अंतर्गत आप 3 या 4 पॉइंट रख सकते हैं। 4 पॉइंट से ज़्यादा जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा आपका। तो इस पेज में हम 2 पॉइंट को देखेंगे और अगले पेज में 1 पॉइंट को देखेंगे। तो टोटल 3 पॉइंट है, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो आप पढ़ाते समय और भी पॉइंट लेके बच्चों के सामने एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे दबाव समूह के बारे में। दबाव समूह क्या है? तो दबाव समूह ऐसा संगठन है जो औपचारिक रूप से राजनीतिक प्रक्रिया में क्या करते हैं, भाग नहीं लेते हैं, प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते हैं, और ना ही अपने राजनीतिक दल की तरह अपनी उम्मीदवार खड़ा करते हैं चुनाव में। इसके बजाय वे क्या करते हैं, अपने सदस्य के हित की प्राप्ति के लिए राजनीति को प्रभावित करते हैं। वर्तमान समय में नागरिक समाज संगठन को प्रमुख दबाव समूह के रूप में देखा जाता है। दबाव समूह शब्द का प्रयोग उन हित समूह के लिए किया जाता है जिनके प्रभाव डालने के तरीके सामान्य माध्यम की अपेक्षा अधिक दबावपूर्ण होते हैं। ये समूह अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दबाव के अतिरिक्त असंवैधानिक तरीके अपनाने से भी नहीं हिचकिचाते हैं। उदाहरण जैसे पर्यावरण आंदोलन हो गया, महिला आंदोलन आदि, ये सारे दबाव समूह द्वारा किए गए हैं। और इसके अंतर्गत हम जैसे देख सकते हैं आ जाएंगे वकील एसोसिएशन, शिक्षक संघ, ट्रेड यूनियन, छात्र संघ, ये सब आ जाएंगे दबाव समूह के अंतर्गत। क्या करते हैं कि ये बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में भाग नहीं लेते, बल्कि हम क्या देखते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से सरकार से अपनी बातों को मनवाते हैं। तो इसके बाद छात्र अध्यापिका जो है बच्चों से प्रश्न करती हैं। प्रश्न है जो कि हम बोधात्मक प्रश्न के रूप में देखेंगे। दबाव समूह किसके हितों की प्राप्ति के लिए राजनीति को प्रभावित करते हैं? तो छात्रों के द्वारा आंसर यहाँ पर आएगा, अपने सदस्य के हितों के लिए राजनीति को प्रभावित करते हैं। छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि छात्र ध्यानपूर्वक कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। श्याम पटकार में देख सकते हैं कि ये संगठन तब बनते हैं जब एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समान व्यवसाय, रुचि, आकांक्षा या विचार वाले लोग एक साथ आते हैं, तब इस जो भी उद्देश्य रहते हैं उसकी प्राप्ति होती है। अब अगला टॉपिक देखेंगे, राजनीतिक दल और दबाव समूह के बीच अंतर क्या है। तो दबाव समूह प्रायः जो है चुनाव नहीं लड़ते, जबकि राजनीतिक दल क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, अपनी उम्मीदवार खड़ा करते हैं और सरकार बनाते हैं। दबाव समूह आमतौर पर समाज के किसी विशेष खंड या दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि राजनीतिक दल बड़े सामाजिक विभाजन का प्रतिनिधित्व करते हैं।
दबाव समूह के संगठन तब बनते हैं जब एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समान व्यवसाय, रुचि, आकांक्षा या विचार वाले लोग एक साथ आते हैं। दबाव समूह के हम उदाहरण देख सकते हैं वकील एसोसिएशन, शिक्षक संघ, ट्रेड यूनियन, छात्र संघ आदि। जबकि राजनीतिक दल के उदाहरण में आ जाएंगे आपके जो दल हैं भाजपा, कांग्रेस, ये सारे आ जाएंगे। श्याम पटकार में देख सकते हैं इनके अंतर। तो दबाव समूह अपने सदस्य के हितों की प्राप्ति के लिए चुनावी प्रतिस्पर्धा में सीधे भाग लेने के बजाय राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, जबकि राजनीतिक दल चुनाव लड़ने व सत्ता में आने के बाद राष्ट्र तथा लोगों के हित में कार्य करते हैं। अब इसी से प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से, जो कि बोधात्मक प्रश्न के रूप में देखेंगे। प्रश्न है दबाव समूह के उदाहरण बताएं। तो यहाँ पर आ जाएगा वकील एसोसिएशन, शिक्षक संघ, ट्रेड यूनियन, छात्र संघ आदि। चौथा, ये तीसरा पॉइंट देखेंगे, चौथा नहीं, टोटल 3 पॉइंट है हमारा। तीसरा पॉइंट जो है शिक्षण बिंदु के अंतर्गत वह है दबाव समूह और आंदोलन का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके अंतर्गत हम पॉइंट वाइज देखेंगे। दबाव समूह और आंदोलन अपने लक्ष्य तथा गतिविधि के लिए जनता का समर्थन और सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए सूचना अभियान चलाना, बैठक आयोजित करना और आदि तरीके का ये सहारा लेते हैं। ऐसे अधिकतर समूह मीडिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं ताकि जो भी उनका मुद्दा है मीडिया उस पर ध्यान दे। इसके अंतर्गत अगला पॉइंट देखेंगे, ऐसे समूह अक्सर हड़ताल अथवा सरकारी कामकाज में क्या करते हैं, बाधा डालते हैं। दबाव समूह तथा आंदोलनकारी समूह ऐसे युक्ति का इस्तेमाल करते हैं कि सरकार उनकी मांग की तरफ ध्यान दे, इसलिए क्या करते हैं, हड़ताल या सरकारी कामकाज में ये लोग बाधा डालने की कोशिश करते हैं ताकि सरकार जो भी है इनके मुद्दों को सुने। तीसरा पॉइंट देखेंगे, दबाव समूह अपने मांग मनवाने के लिए कई तरीके अपनाते हैं तथा संगठन बनाकर अपने हित को बढ़ावा देने वाले कार्य करते हैं। कभी कभी क्या देखते हैं कि लोग, जनता बगैर संगठन बनाए अपने मांग के लिए एकजुट होने का फैसला करते हैं। ऐसे समूह को आंदोलन कहते हैं। तो छात्र अध्यापिका जो है छात्रों से प्रश्न करती हैं। प्रश्न है, जनता द्वारा आंदोलन को क्यों किया जाता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है, सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए जनता जो है आंदोलन करती है। यहाँ पर देख सकते हैं छात्र क्रियाशीलन में कक्षा में छात्र जो है अनुशासन को बनाए रखेंगे। और जो टॉपिक है हमारा दबाव समूह और आंदोलन का राजनीति पर क्या प्रभाव है, तो यहाँ पर देखेंगे कि दबाव समूह और आंदोलन दलीय राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते हैं, जबकि राजनीतिक दल भाग लेते हैं, लेकिन वे अपने सदस्य के हित की पूर्ति के लिए राजनीतिक दलों पर दबाव या असर डालते हैं। उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत जो पॉइंट थे यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। अगले पेज में आएंगे, मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन करना जरूरी होता है। मूल्यांकन के आधार पर पता चलता है कि छात्रों को जो भी पढ़ाया गया, समझाया गया है, उनको समझ में आया है या नहीं आया है। और ये प्रश्न जो है क्लासरूम में किया जाता है और बच्चे जो हैं आंसर क्लासरूम में ही देते हैं। प्रश्न है, दबाव समूह क्या है। दूसरा प्रश्न है, राजनीतिक दल क्या है। तीसरा प्रश्न है, आंदोलन क्या है। चौथा प्रश्न, दबाव समूह और राजनीतिक दल के बीच क्या अंतर है। पांचवा प्रश्न है, दबाव समूह और आंदोलन राजनीति को कैसे प्रभावित करते हैं। उसके बाद आएगा पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति में क्या करना है, 3-4 पॉइंट आप डाल सकते हैं, यानी कि जो आप पढ़ाए हैं चैप्टर को उसी को छोटे क्रम में पॉइंट वाइज बच्चों के सामने प्रस्तुत कर देना है ताकि जो भी टॉपिक है अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसके अंतर्गत हम पहला पॉइंट देखेंगे, दबाव समूह ऐसे संगठन है जो औपचारिक रूप से या प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेते और ना ही अपनी उम्मीदवार चुनाव में खड़ा करते हैं, बल्कि अपने सदस्य के हितों की प्राप्ति के लिए राजनीति को प्रभावित करते हैं। दूसरा है, प्राय लोगों का एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और सरकार के राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से कार्य करता है, उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। तीसरा पॉइंट है,
आंदोलन, संगठित सत्ता तंत्र या व्यवस्था द्वारा शोषण और अन्याय किए जाने के बोध से उसके खिलाफ पैदा हुए संगठित और सुनियोजित संघर्ष है। राजनीतिक दल चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्त कर अपने सिद्धांतों का क्रियान्वयन करने का प्रयास करते हैं, जबकि दबाव समूह प्रत्यक्ष सरकार में शामिल होने के लिए चुनाव नहीं लड़ते। प्रत्यक्षतः ये सरकार में शामिल होने के लिए क्या करते हैं, ना उम्मीदवार खड़ा करते हैं, ना ही चुनाव लड़ते हैं, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अपने सदस्य की हितों की मांग करते हैं ताकि जो भी समस्या है उसका समाधान हो सके। उसके बाद गृह कार्य होमवर्क बच्चों को दिया जाता है, तो प्रश्न की संख्या आप 2-3 रख सकते हैं और जो कि चैप्टर से संबंधित आपका होना चाहिए, ताकि बच्चे इसका जो उत्तर है आसानी से कर सकें, उनको ज़्यादा घर पर कठिनाई ना हो आंसर करने में। तो प्रश्न है दबाव समूह क्या है। दूसरा प्रश्न है दबाव समूह और राजनीतिक दल के बीच क्या अंतर है। तो जो लेसन प्लान यानी पाठ योजना है यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन प्लान के साथ। धन्यवाद।